दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट इतिहास के जो 15 नंबर है प्रैक्टिस सेट का, इसको हल करते हैं। इससे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारे जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे सारी वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना इस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है। यानी मार्टिमर जी जो थे उन्होंने उत्खनन विधि की जो तुलना है वो रेलगाड़ी की एक समय सारणी से की है। तो बताना है और क्या है इसमें, जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। अब वो कौन सी विधि है ये बताना है। शैर्सिक उत्खनन की विधि है पहला नंबर, या दूसरा है क्षैतिज उत्खनन की विधि, या समानांतर, या चतुष्पाद उत्खनन की विधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका जो कथन सही होगा उस जो है यह शैर्सिक उत्खनन की विधि के संबंध में व्हीलर जी ने ये कहा है। दोस्तों शैर्सिक उत्खनन विधि के संबंध में रेलगाड़ी की समय सारणी से तुलना की है मार्टिमर व्हीलर ने, जिसका कहते हैं कि गाड़ी के इंजन का कोई पता नहीं है। उत्खनन की दोस्तों समानतः दो विधियां शैर्सिक व क्षैतिज हैं। शैर्सिक उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न दोस्तों संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित हो सके। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता जो है प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृत के नाम से जानी जाती है। यानी कौन सी ऐसी सभ्यता है जो ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृत के नाम से जानी जाती है। बैराट सभ्यता है, या गणेशर है, या आहड़ है, या नोह सभ्यता है। इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा, आपने टिक कर लिया होगा, जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी आहड़ सभ्यता हो जाएगा। देखते हैं आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों, ये प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था इस सभ्यता में। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना जो नाम मिला है दोस्तों वो ताम्रवती मिला है। ये लोग जो है दोस्तों लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लाते थे, जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है अपना, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है। मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है। तो बताना है क्या मध्य पाषाण काल को, या नव पाषाण काल को, या उच्च पुरा पाषाण काल को, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपने टिक कर लिया होगा, जो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी कि नव पाषाण काल को जो है पाषाण युग की क्रांति कहा जाता है। किसकी? मानव जीवन की। मित्रों नव पाषाण क्रांति जो है विश्व मानव की पहली क्रांति थी। नव पाषाण युग में ही मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ दोस्तों पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। यानी पशु और कृषि दोनों को काम नव पाषाण काल में मित्रों शुरू होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये है अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान दोस्तों करना है जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। उस क्षेत्र को जानना है आपको जहां पर जो है सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कौन सा है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दिए गए हैं बलूचिस्तान, और दूसरा बी नंबर है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, या सी नंबर निम्न हिमालय क्षेत्र ये, और या डी नंबर उत्तरी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निम्न हिमालय क्षेत्र जो है ये है जो
पूरा या सिंधु पाषाण का, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल दोस्तों नहीं मिले हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर, किस प्रकार के पत्थर से? गढ़े हुए पत्थर के सज्जापात युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ये बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत जो औजार हैं वो आपके धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसकी जो जानकारी है हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें से जानकारी जो हड़प्पा सभ्यता के काल की नहीं थी। ए नंबर दिया गया है पक्की ईंटें थी क्या, बी नंबर है दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, या सी नंबर घोड़िया छत थी, या डी नंबर है जो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो बताना है कि इनमें से हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा आपने टिक कर लिया होगा, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई जो मेहराबें थी वो हड़प्पा काल की विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता की काल की विशेषता नहीं है, जबकि जो है पक्की ईंटें चहूदड़ों से तथा दीवारों की जो इंग्लिश ब्रांड प्रणाली है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इंग्लिश ब्रांड प्रणाली जो है वो कालीबंगा से, और पक्की ईंटों की जो विशेषता मिली है वो चहूदड़ों से मिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निश्चित की गई है? यानी गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की जो तिथि है उसको किस आधार पर निश्चित किया गया है? कैंटोन रिकॉर्ड के अनुसार, ये चीनी कैंटोन रिकॉर्ड के अनुसार, या बी नंबर श्रीलंका के सिंघली वृत्तांत के अनुसार, या सी नंबर है आपका ये दीपवंश के अनुसार, या डी नंबर अशोक के अहरौरा लघु शिलालेख के अनुसार। ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो जो हो जाएगा ये चीनी कैंटोन परंपरा के अनुसार जो है महात्मा गौतम बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण की जो तिथि अंकित की गई है, जो 483 ईसा पूर्व में बताई गई है। इसके आधार पर जो है गौतम बुद्ध के जन्म की तिथि 567 और 66 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी जो जहाँ महाजनपद था कौन था? यानी दक्षिण भारत में एकमात्र जो जनपद महाजनपद था उसको ज्ञात करना है कि वो कौन सा था जो दक्षिण भारत में केवल एकमात्र ऐसा जनपद था। क्या मत्स्य था? मत्स्य राजस्थान में पड़ता था, अवंती था, अवंती उत्तर भारत में था, अस्मक था, या डी नंबर है चेदी वंश। तो मित्रों आपको ज्ञात होगा कि जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था वो केवल अस्मक ही था जो दक्षिण भारत में पड़ता था। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन जो है सी नंबर सही होगा उत्तर। बाकी जो थे सभी के सभी जो महाजनपद 16 महाजनपद है उनमें से 15 महाजनपद वे सब जो हैं उत्तर भारत में पड़ते थे, एकमात्र अस्मक ही जो था ये दक्षिण भारत में पड़ता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है महाबोधि वंश के अनुसार, प्रश्न है महाबोधि के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? महाबोधि एक वंश है जो बौद्ध धर्म का है, उसमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा जो कालाशोक का पुत्र नहीं था। कोरंड था, ये नंबर ए सही होगा, या नंबर बी कौरव, या नंबर सी नंदिवर्धन, या नंबर डी उग्रसेन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो होगा
वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यानी महाबोध जो वंश है उसके अनुसार ज्ञात होता है कि कालाशोक का जो पुत्र नहीं था वो उग्रसेन नहीं था। बाकी सभी ये कोरंड, वर्ण और कौरव तथा नंदिवर्धन ये पुत्र कालाशोक के थे। जबकि महाबोधि वंश में जो है कालाशोक के 10 पुत्रों की चर्चा की गई है, यह जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एरिस्टोनोमाई अधिकारी का संबंध किससे था? एरिस्टोनोमाई जो अधिकारी था मौर्य काल में, उसका संबंध किससे था, यानी वो कौन सा विभाग देखता था, ये बताना है। क्या नगर का अधिकारी था? बी नंबर है ज़िले का क्या अधिकारी था वो, या सी नंबर है ग्राम का अधिकारी था, या डी नंबर जो है धर्म का प्रमुख था। यानी कौन सा विभाग उसके अधीन था, अंडर में था। तो आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो एरिस्टोनोमाई जो अधिकारी होता था वह मौर्य काल का एक नगर अधिकारी होता था, जिसका जो काम था यानी कि नगर की देखभाल करना होता था। मित्रों, ये प्रश्न बार बार यानी कि टीजीटी चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें ये हर वर्ष पूछा जाता है। इस प्रश्न को ज़रूर नोट करें। एग्रोनोमाई यानी एरिस्टोनोमाई जो होता था नगर का अधिकारी होता था, और जबकि जो होता था एग्रोनोमाई, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो दोनों शब्द हैं, एरिस्टोनोमाई नगर का अधिकारी और एग्रोनोमाई जो होता था ज़िले का अधिकारी होता था, जिसका जो काम होता था ज़िले और उसमें निर्मित यानी सड़कों का निर्माण कराना कार्य होता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ है? यानी मौर्य काल में एक शब्द आया है समाहर्ता, इसका बताना है कि क्या अर्थ होता था। नंबर ए, क्या सेना का यह सेना नायक होता था, या बी नंबर गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक होता था, या सी नंबर जो है आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी था, या डी नंबर जंगल विभाग का अधिकारी होता था। तो इसमें से बताना है कौन सा जो है समाहर्ता का सही अर्थ होता है। समाहर्ता जो शब्द आया है मौर्य काल में, ये मित्रों आकलन और संग्रहण के प्रमुख अधिकारी के रूप में आया है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मित्रों, मौर्य प्रशासन का जो भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, ये भारत की प्रथम जो है केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी। केंद्रीकृत से तात्पर्य है कि दोस्तों संपूर्ण भारत का जो प्रशासन है एक ही सरकार या एक ही सत्ता से चलता था। आगे देखते हैं। प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होता था वह राजा ही होता था। समस्या यानी कि चाहे विधायी हो, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायिक शक्तियाँ हों, सभी की सभी शक्तियाँ राजा में निहित होती थीं। उसकी सहायता के लिए कह सकते हैं कि जो है मंत्री होते थे, लेकिन वे विभागाध्यक्ष के रूप में केवल काम करते थे। अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि मित्रों 18 जो थे तीर्थों का उल्लेख किया गया है। ये तीर्थ जो होते थे केवल विभागाध्यक्ष ही होते थे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा राजा था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया था। क्या ललितादित्य थे ए नंबर, या बी नंबर है यशोवर्मन था, या सी नंबर है भास्कर वर्मन था, या डी नंबर जो है आपका आदित्य सेन था। तो बताइए कौन सा ऐसा राजा था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया था। तो आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यशोवर्मन जो था यह जो है युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था, और ये कन्नौज का जो है राजा था। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? ये बताना है। परमार्थ जो शब्द आया है किस काल के बौद्ध विद्वान का वर्णन करता है? क्या मौर्य काल से संबंध रखते थे, या कुषाण काल से संबंध रखते थे, या जो है गुप्त काल के थे, या मौखरी काल से संबंध रखते थे?
तो आपका जो उत्तर होगा सही, जो ऑप्शन नंबर है मित्रों वो सी हो जाएगा। यानी जो है परमार्थ जो होते थे वो गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। परमार्थ जो है उज्जैन के निवासी थे, जो है 546 ईस्वी में एक गुप्त वंशीय सम्राट के समय जो है चीन के सम्राट द्वारा जो दूत मंडल भारत भेजा गया था उसी के एवज में भेजे जाने वाले भारतीय दूत मंडल के वे हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह है प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देने से इनकार कर दिया था या बंद कर दिया था? यानी कौन सा ऐसा मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कहता था कि मैं खलीफा को नहीं मानता हूँ और स्वयं को घोषित कर दिया था कि मैं स्वयं खलीफा हूँ? क्या अलाउद्दीन खिलजी था, बताना है, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, या गयासुद्दीन तुगलक था, या जो है एमबीटी था यानी मोहम्मद बिन तुगलक था? बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये दोस्तों टीजीटी 2021 में भी ये प्रश्न आया था, जो विवादित तो था लेकिन सही उत्तर सही बिल्कुल भी बाद में सही हुआ था, जिसका उत्तर जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मित्रों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो ऐसा एक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, यानी खलीफतुल्लाह की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी दोस्तों खलीफा को अर्ध रूप में माना था, गयासुद्दीन तुगलक में भी माना था और एमबीटी ने भी माना था। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः सत्ता में यानी खलीफा के प्रभाव को नहीं माना, लेकिन आंशिक रूप से वो सिक्कों पर अपने ज़रूर उसको प्राथमिकता देता था। एमबीटी जो था मित्रों ये प्रारंभ में यानी अपने शासन के शुरुआत में जो है खलीफा की मान्यता नहीं दी, लेकिन जैसे ही इसके मतलब काल में विद्रोह होने लगे, ज़्यादा होने लगे, तो इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया, लेकिन बाद में विद्रोह और बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तारीख मुबारक शाही का जो लेखक है उसका नाम बताना है मित्रों, वो कौन है? तो आपको ज्ञात होगा कि तारीख मुबारक शाही का जो लेखक है याह्या बिन अहमद सरहिंदी था। कौन था? तो तारीख मुबारक शाही का लेखक जो है याह्या बिन अहमद सरहिंदी था। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने जो है सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में जो है इसकी रचना की थी। किसके? सैयद वंश के शासक जो मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। आगे बढ़ते हैं और देखिए मित्रों, यह जो ग्रंथ है मुबारक शाह को ही क्या है, पूर्णतः समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जो शासक था झरोखा दर्शन जिसने बंद कर दिया था? झरोखा दर्शन आप जानते हैं मित्रों कि अकबर ने तो प्रारंभ किया था, तो अकबर तो हो ही नहीं सकता उत्तर, तो फिर जहांगीर हो सकता है या शाहजहां या औरंगजेब। तो आप जानते हैं कि मित्रों जो औरंगजेब था वो कट्टर रूढ़िवादी मुसलमान था, या धार्मिक कहें कि कट्टरपंथी था। तो इसी ने जो है अकबर द्वारा प्रचलित इस झरोखे दर्शन प्रणाली को जो है क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि डी सही होगा। आगे देखते हैं, फिर प्रश्न है ये अपना, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जो है जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की थी? कौन सा ऐसा संत था जिसको मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो बताना है कि कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने सिद्धचंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी थी? क्या अकबर था, या जहांगीर, या शाहजहां, या औरंगजेब? तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। यानी जहांगीर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जैन संत सिद्धचंद्र को जो है नादिर ए जमा की उपाधि प्रदान की थी। मित्रों
जहांगीर ने प्रदान की थी। जहांगीर ने रविवार को दोस्तों, ये जिसका जो है अकबर के पिता का जन्म जो हुआ था, अकबर का जन्म जो हुआ था रविवार को, और बृहस्पतिवार को यानी अपने राज्यारोहण के दिन जो है साम्राज्य में पशुवध को भी प्रतिबंधित कर दिया था। किसने? तो जहांगीर ने। इसके अलावा और देखते हैं तो जहांगीर जो है दोस्तों ईसाई धर्म में भी दिलचस्पी लेता था। उसने पुर्तगाली एक पादरी थे जिसका नाम था फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो मित्रों प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी? तो आपका उत्तर जहांगीर ही हो जाएगा। जहांगीर जो था उसने नादिर जमा की उपाधि सिद्धचंद को भी दी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के लिए जो है चुने गए थे? यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहां से जो दादा भाई नौरोजी सांसद के रूप में चुने गए थे, ये बताना है। क्या फिन्सबरी था, या लंदन था, या लिवरपूल था, या उपरोक्त में से कोई नहीं था, ये बताना है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी फिन्सबरी से जो है दादा भाई नौरोजी जो हैं ब्रिटिश सांसद चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो मित्रों, भारतीय राजनीति के पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहे जाने वाले जो दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। यानी इनका एक कथन है कि मैं धर्म और राजनीति जाति से परे एक भारतीय हूँ। तो ये भी वाक्य इन्हीं से बिलोंग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो समय है भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। मित्रों आपको ज्ञात होगा कि 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की जाती है डफरिन के समय ह्यूम द्वारा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और अंतिम इस प्रैक्टिस सेट का अपना ये है, उद्योग जो है विकास और विनियमन अधिनियम जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की आधारशिला रखी थी, संसद द्वारा कब पारित किया जाता है? प्रश्न है हमारा, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम जो है जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की स्थापना की थी, आधारशिला रखी थी, संसद द्वारा यह कब पारित होता है, ये बताना है। तो क्या 1951 था, या 52 था, या 53 था, या 1956 था? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी 1951 में जो है संसद द्वारा जो है लाइसेंस राज की आधारशिला रखी जाती है। देखो मित्रों, उद्योग अधिनियम 1951 के जो तहत नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने और वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का निर्माण करने तथा उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की ज़रूरत होती थी। तो मित्रों आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया था यद्यपि, तो हमारे चैनल जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा आने वाली समस्त वीडियो ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं, बेल आइकन वो की क्लिक करें। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।